नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह आप सभी का एनालाइजर ऐप पर स्वागत करता हूं। हम भौतिकी विज्ञान विषय से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और यह हमारा 5वां भाग है। चौथे भाग के लिए आप हमारे एनालाइजर ऐप पर विजिट करें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है। प्रश्न पहला है, हवाओं की ऊर्जा होती है। हमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है केवल स्थितिज, केवल गतिज, और ऑप्शन नंबर सी है वैद्युत, और ऑप्शन नंबर डी है क्या, स्थितिज और गतिज दोनों। ठीक है, सॉरी क्या बोला गया है, हवाओं की ऊर्जा होती है। ठीक है, हवाओं की क्या ऊर्जा होती है। हवा हमेशा क्या करते हैं, वायु हमेशा क्या करती रहती है, ट्रेवल करते रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान, है कि नहीं। अर्थात हमें यह तो मालूम है कि हवाओं की ऊर्जा क्या होती है, केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, हम हवाओं का जो स्थितिज ऊर्जा है, सॉरी हवाओं की ऊर्जा केवल क्या होती है, वह हमेशा ट्रेवल करते रहती है। अर्थात वह क्या कर रही है, गति कर रही है। तो वह केवल कौन सी ऊर्जा होगी, केवल गतिज ऊर्जा होगी कि नहीं होगी, केवल गतिज ऊर्जा होगी। हम इसी गतिज ऊर्जा को अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कि कभी कभी हम वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं पवन चक्की लगाकर, और कभी कभी यांत्रिक ऊर्जा के रूप में भी हम इसको रूपांतरण कर लेते हैं, किसका, हवाओं के गतिज ऊर्जा का। फिलहाल हमें जो प्रश्न पूछा गया था, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, केवल गतिज ऊर्जा। ठीक है, केवल गतिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम क्या है, दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यही है ना गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, न्यूटन ने किया था। और कौन सा नियम दिया था, तो दो कणों के बीच लगने वाला बल उन दोनों बल के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल G बराबर क्या होता है, m1 इंटू m2, और यहाँ पे क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और बाई r का स्क्वायर। यह पहले पिंड का द्रव्यमान, यह क्या होता है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और यह दोनों पिंड के बीच की दूरी। तो वही है गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम की दोनों पिंडों के परिणाम का गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है, और ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक का नियम किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। न्यूटन ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित क्रम में है। ठीक है, हमें कूट दिया गया है। ठीक है, इस कूट में हम बताना है कि कौन सा कूट सही है, अर्थात हमें इन दोनों को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, रेडियम एक तरफ है तत्व, दूसरी तरफ क्या है, खोज करता। तो रेडियम की खोज किसने की थी, तो रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद आता है क्या, एक्सरे, एक्सरे की खोज किसने की थी, डब्ल्यू के रोएंटजेन। और चेचक की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर। अब हम देखते हैं कौन सा कूट सही है। ठीक है, ए में क्या है, 2 है, ए में क्या है 2, यहाँ पे भी यहाँ पे भी है। बी में क्या है, पेनिसिलिन, बी में 1 यहाँ बस है। सी में क्या है 4, सी में 4 यहाँ पे है। डी में क्या है 3, डी में 3 यहाँ पे। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन में बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है। ऑप्शन है पहला ए परासरण, बी विसरण, सी पृष्ठ तनाव, डी जीव द्रव्य संकुचन। ठीक है, क्या है ऑप्शन, परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव, जीव द्रव्य संकुचन। ठीक है, तो देखते हैं बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन, केरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल जो ऊपर कैसे चढ़ जाता है। ठीक है, तो वो होता है क्या, कोशिकार्षण।
ठीक है, एक क्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिकार्षण। कोशिकार्षण में क्या होता है, पतली पतली नलिकाओं में भी जो केरोसिन है या जो तरल है वो क्या चढ़ जाती है, ऊपर चढ़ जाती है। तो कोशिकार्षण के कारण ही केरोसिन क्या होती है, बत्ती के माध्यम से ऊपर चढ़ जाती है। और यह मुख्य किस किस कार्य से होता है, तो पृष्ठ तनाव। क्यों होता है यह कोशिकार्षण, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, अर्थात हमारा ऑप्शन होगा पृष्ठ तनाव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है पानी के उत्प्लावन के कारण, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी है श्यानता के कारण, ऑप्शन डी है क्या, गुरुत्वाकर्षीय बल के कारण। ठीक है, देखिए प्रश्न ये बोला गया है कि लोहे की सुई, ठीक है, पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। ठीक है, मान लो हम कोई एक पात्र रखे हैं जिस पर जल है, और जल पर हम किसको रखे हैं, लोहे की सुई, और लोहे की सुई क्यों है, तैर रही है। तो यह क्यों तैरेगी, देखिए द्रव में जो अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल है, उस ससंजक बल के कारण क्या होगा, पृष्ठ तनाव आरोपित होगा। और उस पृष्ठ तनाव और जो लोहे का हमने सुई रखा है उसका क्या लगेगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल, और द्रव का क्या रहेगा, पृष्ठ तनाव। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव उस लोहे के सुई के गुरुत्वाकर्षण बल को संयोजित कर लेती है, या दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो उस स्थिति में लोहे की सुई क्या हो जाएगी, तैरने लगेगी। ठीक है, हमें पूछा क्या गया था किस कारण से, तो वह नहीं पानी के उत्प्लावन बल के कारण नहीं, ये किसके कारण होगा, पृष्ठ तनाव के कारण। अर्थात हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम ताप, वेग, दाब, घनत्व। क्या है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम ताप होना, कम वेग होना, कम दाब होना, कम घनत्व होना। देखिए गर्मी के दिनों में जल वाष्प क्या है, ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, जो और तेज गर्मी प्राप्त करने के बाद वो जल वाष्प क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और हल्के होकर वो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, और वो क्या कर लगते हैं, तैरने लग जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, उनका घनत्व अत्यंत कम हो जाता है, क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए वे कम घनत्व के कारण क्या होते हैं, तैरने लग जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, घनत्व, कम घनत्व के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? कौन सा तत्व उत्पादित किया गया था, कौन सा तत्व उत्पादित किया गया था, ये कौन सा तत्व उत्पादित किया गया था, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम जो हमारे पीरियोडिक टेबल पर कौन सा नंबर का तत्व है, 43 नंबर का। कौन सा नंबर का है, 43 नंबर का। इसकी खोज कब हुई थी, 1937 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेक्नीशियम, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, वह पानी बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, कि पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। ठीक है, देखिए कोई भी ठोस वस्तु या ठोस चीज़ें द्रव के ऊपर हम डालते हैं या रखते हैं, ठीक है, तो वह वस्तु अपने भार के अनुसार उतना ही बल आरोपित कर, ठीक है, उतना ही द्रव को खाली कर अपने रहने का एक स्थान क्रिएट कर। ठीक है, अर्थात वह ठोस अपने भार आरोपित कर उतना ही स्थान वह क्या प्राप्त कर चुका उस द्रव पे। ठीक है, यदि वह पिघल भी जाएगा तो आखिर उसने उतना भार तो पहले से आरोपित कर रखा है ना, जितना उसका भार है, तो आयतन में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं। ठीक है, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, उतना ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र में सोडियम क्लोराइड और अन्य विभिन्न सारे लवण रहते हैं। लवण के कारण समुद्र में घनत्व अधिक होता है तथा उत्प्लावन बल भी अधिक रहता है। इस कारण समुद्र में तैरना आसान होता है नदियों की अपेक्षा। ठीक है, तो क्या है हमारा ऑप्शन
ठीक है। समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्री जल गहरा होता है, समुद्री जल भारी होता है, समुद्री जल क्या होगा? भारी होगा। क्यों भारी होगा? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के लवण, सोडियम क्लोराइड और अन्य रहते हैं, जिसके कारण से उसका घनत्व भी अधिक होगा और वह क्या रहता है? भारी भी रहता है। सॉरी, नमकीन भी हो सकता है। समुद्र का जल नमकीन होता है, सॉरी, समुद्र का जल क्या रहता है? नमकीन रहता है। नमकीन क्यों रहता है? बार बार उसी चीज़ को आपको बता रहा था। क्यों रहता है? सोडियम क्लोराइड के कारण। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के कारण वह क्या हो जाता है? नमकीन। और अन्य विभिन्न प्रकार के लवण रहते हैं, इन्हीं लवण के कारण ही इनकी घनत्व भी अधिक होती है, उत्प्लावन बल भी अधिक होती है, जिस कारण उसमें तैरना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो ऑप्शन नंबर ए है वह कुछ ऊपर उड़ता है, ऑप्शन नंबर बी है वह कुछ नीचे जाता है, ऑप्शन नंबर सी है वह उसी तल पर रहता है, ऑप्शन नंबर डी है वह समुद्र की तली में डूब जाता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है, ठीक है, तब क्या होगा? इसके पहले ही क्वेश्चन पे हमने बात किया था कि समुद्र के जल पे विभिन्न सारे लवण पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड पाई जाती है, जिस कारण समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है, नमकीन होता है, और क्या होता है? घनत्व अधिक होता है, उत्प्लावन बल भी अधिक होता है। तो वह जब कोई जहाज नदी से समुद्र पे जाएगा तो वह तल से क्या उठेगा? ऊपर उड़ जाएगा, है कि नहीं? देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ऊपर उड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समुद्र जल नमकीन होता है और वह ऊपर उठता है। हमारा आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। स्थिर विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो स्थिर विज्ञान विश्राम की स्थिति से संबंधित है। ठीक है, विश्राम की स्थिति से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्राप्ति क्वांटम सर्वाधिक होती है? ठीक है, किस विकिरण में? तो वह विकिरण रेंज जो सबसे कम होगा, ठीक है, जो सबसे कम होगा उसमें क्वांटम क्या होगा? सर्वाधिक होगी। ठीक है, अर्थात सबसे कम कौन सा? यहाँ पे 200 से 280। हमारा आंसर होगा 200 से 280। आगे बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान परास होता है। दृश्य प्रकाश का कितना होता है? अर्थात मनुष्य के देखने की शक्ति का दैर्घ्यमान कितना होता है? तो वह होगा कितना? 390 से 280 के बीच, सॉरी 390 से 780 के बीच। अर्थात मनुष्य की नग्न आंखों से देखने की दैर्घ्यमान परास कितना होता है? 390 से 750। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? दर है ऑप्शन नंबर ए 6050 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर बी 5500 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी 4500 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर डी 7500 एंगस्ट्रॉम। कौन सा होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी 5500 एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? ठीक है, किसका वेग अधिकतम होगा? कॉस्मिक किरण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी क्या है? पराध्वनिक तरंग। तो किसका वेग सर्वाधिक होगा? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश के लिए निर्वात पर भी प्रकाश गमन कर सकता है, अर्थात उसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वेग इन सब में सर्वाधिक किसकी होगी? प्रकाश की होगी। ठीक है, अगला देखते हैं 16। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानत है। ऑप्शन नंबर ए है क्या? ऑप्शन नंबर ए है 3 गुणा 10 के घात 10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है 3 गुणा 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है 3 गुणा 10 के घात 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी है 3 गुणा 10 के घात 8 प्रकाश वर्ष। हमारा आंसर क्या होगा? शून्यावकाश में वेग अनुमानता, अर्थात यह सीधे सीधे यह पूछ रहा प्रकाश का वेग कितना है। प्रकाश का वेग कितना है? 3 गुणा 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रकाश का वेग क्या होगा? शून्यावकाश अर्थात निर्वात। ठीक है, निर्वात में कितना होगा? 3 गुणा 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको मिटाते हैं।
प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती होगी? प्रकाश की गति, ठीक है, देखते हैं। कांच, निर्वात, जल, वायु। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति कम कब होगी? ठीक है, कांच के बीच में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी निर्वात, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी क्या है? वायु। तो किसमें कम होगी? कांच में। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कांच। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट, या उसी को हम सेकंड में लेते हैं तो कितना होता है? 499 सेकंड, 499 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला तीव्रता, दूसरा वेग, तीसरा तरंगदैर्घ्य, चौथा क्या? आवृत्ति। देखिए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो कौन अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता तो परिवर्तित हो जाएगी, वेग भी परिवर्तित होगी, तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होगी, परिवर्तित कौन नहीं होगी? आवृत्ति। ठीक है, हमारा आंसर होगा आवृत्ति डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ऑप्शन है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है अमोनिया, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा क्या है? नियॉन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नियॉन। ठीक है, थैंक यू सो मच।